एवरीवन, आज हम MHI 06 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। टोटल वीडियो 6 वीडियोस हम लेकर आएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसको करके जाएं। वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वर्ण व्यवस्था पहले समझो कि आप होता क्या है। तो वर्ण व्यवस्था स्त्रीकरण की एक सामाजिक प्रणाली है जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर बांटी गई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था मतलब हमारे समाज में कौन से लोग क्या काम करते हैं उसके आधार पर बांटी गई थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित प्रणाली प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ठीक है, जाति व्यवस्था के विपरीत वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। जैसे जाति व्यवस्था कठोर है उतना वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था लचीली थी, अर्थात वह व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता को अनुमति देती थी। इस प्रणाली के तहत व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय थे, तीसरे वैश्य और लास्ट में आते थे शूद्र। इन वर्णों को कार्य उनका जो काम था उसके आधार पर बांटा गया था। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्थाओं की विशेषताएं बताई गई हैं। तो पहला ये था कि वर्ण व्यवस्था एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी। इसमें समाज को चौगुनी वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया। ये आपने ऊपर पढ़ाई। वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दर्जा दिया जाता था। लोग का समाज में और आर्थिक उनकी स्थिति क्या है उसके आधार पर उनको बांटा गया था। धर्म का पालन करने के लिए किए गए बलिदान और योगदान के आधार पर स्थिति भी निर्धारित की गई थी वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की तरह कठोर नहीं थी। एक व्यक्ति के पास अपनी क्षमता के आधार पर किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने का विकल्प था। मतलब अगर उसके जो भी क्षमता है उसके आधार पर वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था कि ये इंसान किसी वर्ण से था और उसके पास क्षमता है तो वो दूसरा काम दूसरे किसी के वर्ण के हिसाब का काम भी कर सकता था। अछूतों का वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। मतलब अछूत जिनको माना जाता था उनको वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, इस व्यवस्था के 4 प्रमुख वर्ग थे। ब्राह्मण पहला था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। वे बलिदानों का अभ्यास करने के हकदार थे। वे आध्यात्मिक व्यवस्था के मामले में शीर्ष स्थान पर थे। वे 4 वर्णों और शाश्वत इकाई के बीच के कड़ी का प्रतीक थे। एक ब्राह्मण पुरुष से शादी करने की आज़ादी थी। हालांकि उसे अपने पसंद के पुरुष से शादी करने की पर्याप्त स्वतंत्रता भी दी गई थी, लेकिन याद रहे कि ब्राह्मण महिला ब्राह्मण पुरुष से ही शादी करती थी। दूसरा है बी क्षत्रिय। लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों के बाद पदानुक्रम के दूसरे स्थान पर क्षत्रिय का कब्जा था। उन्हें योद्धा माना जाता था, यानी उनका मेन काम था युद्ध भूमि में लड़ना। अन्य 3 वर्णों को किसी भी विदेशी शत्रु से बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं क्षत्रियों की थी। मतलब कि जो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र थे इनको बचाने का काम इनको सौंपा गया था, क्षत्रियों को। ठीक है, और हालांकि एक ब्राह्मण या क्षत्रिय महिला को प्राथमिकता दी जाती थी। एक शूद्र महिला को क्षत्रिय से शादी करने से मना नहीं किया जाता था। मतलब शूद्र महिला क्षत्रिय पुरुष से शादी कर सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य पदानुक्रम की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आते थे। इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? व्यापारी, किसान और अन्य पेशेवर वाले जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे वो भी इसके अंदर ही आते थे। उन्होंने लाभदायक व्यवसायी अवसरों में उद्यम करके जीवन की स्थिति में सुधार के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। इस वर्ण की महिलाओं ने पशुपालन किया, कृषि और व्यवसाय में अपने पति का साथ देती थी और काम में बोझ को भी साझा करती थी। वैसे महिलाओं को किसी भी वर्ण के पुरुष से शादी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। हालांकि शूद्र पुरुष से शादी करने का आमतौर पर प्रयास नहीं किया जाता था। मतलब वैसे महिलाएं ज़्यादातर क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण पुरुषों से शादी कर सकती थी। शूद्र पुरुष से भी कर सकती थी, पर वो ज़्यादातर उन्होंने ऐसा किया नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। वर्ण था शूद्र। शूद्र में उन लोगों को रखा गया है, इनमें सबसे निचले स्थान पर इनको दर्जा दिया गया था। मुख्य कार्य ऊपरी 3 वर्णों की सेवा करना और नौकरशाही का काम करना शूद्र का काम था। उन्हें किसी भी तरह के अनुष्ठान करने से रोक दिया गया था। वो किसी तरह के बड़े अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ वगैरह ये सब नहीं कर सकते थे। इन्हें अथर्ववेद में वर्णित वेदों को सुनने और याद करने की अनुमति थी। कुछ शूद्रों को किसानों और व्यापारियों के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी।
शूद्र महिलाएं किसी भी वर्ण के पुरुष से शादी कर सकती थी, लेकिन एक शूद्र पुरुष केवल शूद्र महिला के साथ ही शादी कर सकता था, विवाह कर सकता था। अब आता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की भूमिका क्या क्या थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानवीय आह्वान माना जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हिंदू के ग्रंथों में ही मिलती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ली गई है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए गए थे। वर्ण व्यवस्था के तहत व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाती थी कि कौन सा किस वर्ण व्यवस्था के अंदर आएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो लचीली थी। वैदिक काल में लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्ण बदल लेते थे। मतलब अगर कोई, तो वैदिक काल में विभिन्न वर्गों के लोग आपस में शादी कर सकते थे। वैदिक काल में खान पान में भी कोई भेदभाव नहीं था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक पदानुक्रम कठोर हो गया। मतलब कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा, जो अभी आपने पढ़ा ना कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को सबसे निचला वर्ण माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ था कि जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की भूमिका क्या क्या है उसके बारे में था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या आप इससे सहमत हैं कि 18वीं शताब्दी के विकास और समृद्धि की शताब्दी थी। मतलब 18वीं शताब्दी जो थी वो उसको विकास और समृद्धि की शताब्दी कहा जाता है। ये कह रहा है क्या आप इससे सहमत हैं। तो इसके आंसर में लिखा है हाँ, हम 18वीं शताब्दी के विकास और समृद्धि की शताब्दी माना जा सकता है। उसके रीज़न बताने हैं कि क्या क्यों माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास देखने को मिला था। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को जत्थों और मिसलों में संगठित किया था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाओं को दल खालसा कहा जाता था। उसके बाद लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बताया गया है कि 18वीं शताब्दी को विकास और समृद्धि की शताब्दी कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसको अंधकार का युग भी माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था और अराजकता व्याप्त थी। और फिर लिखा है 18वीं शताब्दी में भारत में राज्यों का गठन और विघटन जल्दी हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था और यूरोपीय शक्तियों का बढ़ता प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत की कुछ मुख्य विशेषताएं लिखी गई हैं। पहला लिखा है राजनीतिक विखंडन और अस्थिरता। मुगल साम्राज्य के पतन, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। उसके बाद लिखा हुआ है सामाजिक अस्त्रीकरण। सामाजिक अस्त्रीकरण बहुत ज़्यादा कठोर था। जातियों की संस्था हिंदू समाज की एक खासियत थी। शादी, पोशाक, खान पान और पेशे चुनने में जाति के नियम बहुत ज़्यादा सख्त थे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी, यानी गांव का संबंध केवल राज्य को कर देने से होता था। फिर लास्ट है सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। तो भारत परंपराओं में डूबा हुआ था। यहाँ पश्चिमी देशों द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक ज्ञान को आत्मसात करने में विफल रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी देश जब बहुत ज़्यादा विज्ञान की तरफ मुड़ रहे थे, वैज्ञानिक ज्ञान की तरफ, उस टाइम भी भारत में परंपराओं की ही प्रथा चलती आ रही थी। ठीक है, सामाजिक बुराइयों की बात करें तो बहुत सारी बुराइयां विद्यमान थी उस टाइम। जैसे सती प्रथा, विधवाओं की खराब स्थिति आम थी, शीघ्र विवाह की प्रथा प्रचलित थी, मतलब बाल विवाह वगैरह। दहेज प्रथा बंगाल और राजपूताना के उच्च वर्गों में आम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक सुधार आंदोलनों के उन आयामों या पहलुओं की चर्चा करो जिन्होंने महिलाओं के संबंधी प्रश्नों को प्रभावित किया तथा महिलाओं को राजनीतिक पटल पर आगे ले आए। तो आपको बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन के बारे में पहले पता होंगे। पहला लिखा है कि महिला शिक्षा के बारे में समाज सुधारकों ने क्या क्या कार्य किए। तो समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, विधवा आश्रम और रक्षा निकेतन भी खोले, क्योंकि पहले के टाइम पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस समाज सुधारकों ने उसी पे काम किया। ठीक है, दूसरा है सती प्रथा का उन्मूलन। मतलब जो सती प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और 1829 में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। क्योंकि पहले ये प्रथा चली आ रही थी कि जब
किसी भी औरत का पति मर जाता, सती होने पर विवश होना पड़ता था। तो इसी चीज़ को ख़त्म किया राजा राम मोहन राय ने। तो अब अगला है विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वानों ने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी, पहले बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी शादी करा दी जाती थी। 1929 के तहत लड़के और लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद विवाह कर सकते हैं, ऐसा नियम निकाला गया था, जिसको शारदा अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 यानी 1926 में कई महिला संगठनों ने मिलकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है। फिर महिला परिषद का सम्मेलन लगातार किसी न किसी शहर में आयोजित किया जाने लगा। महिला परिषद सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही था कि महिलाओं को जागृत करना। तो वो फिर कई सारे शहरों में आयोजित किया जाता था, जिससे महिलाओं को जागृत किया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे 19वीं सदी में महिलाओं के द्वारा किए गए आंदोलन कौन कौन से थे। तो भारत में महिलाओं के आंदोलन के 19वीं सदी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइम सबसे पहले महिलाओं के हो रहे अत्याचारों पे जोर दिया गया था उसको सुधारने के लिए। तो इस तरह से इस समय सामाजिक सुधार के बड़े प्रयास महिला विषयक रहे, जैसे प्रथा का उन्मूलन, यानी विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बहु विवाह, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ इसी टाइम ज़्यादा विद्यमान। इसके विरोध में बहुत सारे समाज सुधारकों ने बहुत सारा काम किया। इसे सामाजिक प्रगतिशीलता में बाधा मानते हुए बहुत से व्यक्तियों और संस्थाओं ने इसे दूर करने का प्रयास किया, जिसमें से राजा राम मोहन राय का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये था 19वीं सदी में महिलाओं के लिए जो आंदोलन किया गया था। फिर अब आते हैं गांधी युग की तरफ। गांधी युग का आते आते महिलाएं अब थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, शिक्षित होना शुरू हो चुकी थी। तो इन्हें समाज राजनीति के बारे में ज्ञान होने लगा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे राजनीति या नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज न कराती। गांधी के आह्वान पर बहुत सी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और महिला आंदोलनों पर भी गांधी की छाप दिखाई देती है। ठीक है। मतलब बहुत सारी महिलाओं ने गांधी युग में जब वो शिक्षित होने लगी तो उनको समाज और राजनीति के बारे में पता चलने लगा, तो उन्होंने भी आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है। 20वीं सदी और महिला संगठन, एक और महिला शिक्षित होने लगी और दूसरी तरफ कई संगठन इसमें अपनी भूमिका भी निभा रहे थे। 1917 में बताया गया है कि मार्गरेट कंजन्स का वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, 1926 में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन, 1926 में अखिल भारतीय महिला परिषद और 1934 में ज्योति संघ जैसे कई सारे संगठनों ने इस आवाज़ को और अधिक बुलंद कर दिया। 1970 ईस्वी में महिला मताधिकार की बात उठी और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया, क्योंकि उससे पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। अब स्वतंत्रता पश्चात महिलाएं, यानी कि आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति क्या हुई। तो भारत की आज़ादी के पश्चात में महिलाओं का विवाह, उत्तराधिकार व संरक्षणता के विस्तृत अधिकार प्राप्त किए गए। इसका एक नकारात्मक परिणाम यह भी हुआ कि महिला संगठन कुछ शिथिल हुए। महिलाओं के लिए यदि कुछ कार्यक्रम उस दौर में बने तो वे उस तरह विकेंद्रित नहीं हो पाए जो सुदूर गाँव तक पहुँच सके। मतलब ये ज़्यादातर शहरों तक ही सीमित रह गए। कई सारे संगठन वगैरह काम तो करते थे सामाजिक सुधार को लेकर के, लेकिन ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिला। महिलाएं पढ़ना लिखना बहुत कुछ जो भी सुधार हुआ वो शहरों में ज़्यादातर दिखाई दिया। गाँव में अभी भी बहुत गांव तक नहीं पहुंच सका है ये सब। तो ये सारा था स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति के बारे में। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है, प्राचीन भारत में नगरों के उदय और विकास की प्रक्रिया को नगरीकरण की संज्ञा दी गई। मतलब जब नगर का विकास हो रहा था, भारत में नगरों का उदय सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति में हुआ था, इसलिए उसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन, मतलब हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गई थी उसके पश्चात जो भी नगर अब उदय होने लगे थे, जैसे कि शुरू में मौर्य युग में हुए, हड़प्पा के बाद हुआ, तो उसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया। ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की अवस्था अनायास निर्मित नहीं हुई, बल्कि तदयुगन परिस्थितियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कृषि अधिशेष के आधार पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अनेक व्यवसायी वर्गों का भी उदय हुआ। जैसे जैसे नगर बनते गए तो व्यापार भी बढ़ते गए। इनका कृषि से कोई संबंध नहीं रहा, ये अपना व्यापार पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था नगरों में। कृषि संबंधित जो भी कार्यक्रम थे वो ज़्यादातर गांव की तरफ दिखने को मिले। इनमें से कुछ शिल्पों से जुड़े थे। इनके निवास स्थल नगर का आकार लेने लगे, जहां व्यावसायिक गतिविधियों को संपन्न किया जाता था।
नए व्यवसायों के उदय के साथ ही ऐसी बस्तियों का भी निर्माण हुआ जहां एक ही प्रकार के व्यवसायी रहते थे। इनकी स्थापना ऐसे स्थलों पर हुई जहां कच्चे माल की सुगमता हो एवं प्रमुख मार्गों तथा नदियों के जो निकट हो। मतलब ये स्थल ऐसी जगह पे बसाए जाते थे जहाँ पे कच्चे माल आसानी से मिल सके, मतलब जो भी फैक्ट्रीज वगैरह लगती थी उसमें जो भी मटेरियल वगैरह लगता था उसको, जो भी चीज़ निर्माण करने के लिए, तो वो चीज़ें जहाँ पे आसानी से मिल सकें उधर की साइड ये शहर बसाए गए। और नदियाँ भी पास होनी चाहिए। नदियों से क्या होता था कि विनिर्मित उत्पाद को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता था। ठीक है, ऐसी बस्तियाँ बाज़ारों और बाज़ारों से व्यवसायिक केंद्रों और नगरों में परिवर्तित होने लगी। मतलब जो बस्तियाँ थीं जो नदियों के किनारे हों, जहाँ पे कच्चे माल सुगमता से मिले, वो धीरे धीरे नगर में बदलने लगे। ठीक है, शिल्प और व्यवसाय के विकास के साथ साथ व्यावसायिक संघों तथा श्रेणियों का भी उदय हुआ। इन संघों ने शिल्पियों एवं कारीगरों का नियमन किया तथा उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उद्योगों का स्थानीयकरण भी बढ़ा, जिससे नगरीकरण की प्रगति में और सहायता मिली। ठीक है, इसके साथ ही देशी एवं विदेशी व्यापार में भी वृद्धि के फलस्वरूप सार्थवा, वडिक, शेट्टी आदि बड़े व्यापारी नगरों में निवास करने लगे। ये कुछ व्यापारियों के नाम दिए गए इनको सरने में। तो इस तरह के नगरों में व्यापारी बढ़ने लगे, निवास करने लगे, और इस तरह से नगरों का पूरा विकास हुआ। ठीक है, अब नगरों के विकास को राजनीतिक परिवर्तनों ने भी प्रभावित किया। महाजनपदों के उदय के साथ ऐसे केंद्रों का भी उदय हुआ जो राजधानी या राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित हुए, जो सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से बसाए गए थे। यहाँ राजा सहित प्रशासक वर्ग, सेना, शिल्पी, कारीगर और व्यापारी भी रहते थे। ठीक है, निवास करने लगे। इससे राजधानी केंद्रों के रूप में नगरों का विकास संभव हुआ। राजधानी उनको बनाया गया जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, नागरिक संरचना के विकास में उत्तर वैदिक युगीन सामाजिक संरचना का भी योगदान रहा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आर्थिक परिवर्तनों के कारण वैश्यों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी। मतलब जो वर्ण वैश्य वर्ण के थे वो लोग, वही ज़्यादातर व्यापार और किसान वगैरह वर्ण उसी वर्ण के अंदर आते थे। तो वो जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया की स्थिति अच्छी होती गई, परंतु वर्ण आधारित व्यवस्था के कारण गांव में उन्हें उचित सम्मान और अधिकार नहीं दिए गए। अतः वैश्य वर्ण धीरे धीरे व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने लगे। मतलब गांव में भी जो वैश्य वर्ण थे वो भी जाकर के नगरों में बसना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव में उनको उतना ज़्यादा सम्मान और अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार वैश्यों की आर्थिक संपन्नता ने नगरों को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मतलब ये बताया गया है कि वैश्य वर्ण की वजह से ही ज़्यादातर ये जो नगर परिवर्तन में विकास हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि यही वर्ण था जो ज़्यादातर व्यापार वगैरह के बारे में ज्ञान रखता था और यही सब वो सारा संभालते थे। तो इसलिए जब व्यापार बढ़ने लगा तो वैश्य वर्ण भी विकास की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। धर्म सुधार आंदोलन और जैन एवं बौद्ध धर्मों में वैदिकीय कर्मकांडों का निषेध कर पशुधन के संरक्षण का कार्य किया, जो नई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त इन धर्मों का दृष्टिकोण व्यक्तिगत संपत्ति, कर्ज एवं शूद्र प्रथा और नगरीय जीवन की अन्य विशेषताओं के प्रति सहजता था। नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास संभव हुआ। अब आगे बताया गया कि द्वितीय नगरीकरण के दौरान जिन नगरों का उत्थान एवं विकास हुआ उन्हें लौह युगीन नगर भी कहा जाता है। ठीक है, अतः उनके विकास में लोहे की भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोहे की जानकारी और इसके व्यवहार में न सिर्फ आर्यों को के गंगा घाटी में प्रसार में सहायता पहुंचाई, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को भी क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और जिससे अधिशेष की अवस्था भी निर्मित हुई। इस अधिशेष उत्पादन के आधार पर समाज में अनेक ऐसे शिल्पों का उदय हुआ जिनके शिल्पी कृषि पर आश्रित नहीं थे, जिससे नगरीय केंद्रों की भूमिका निर्मित हुई। मतलब ये बता रहे कि जो नगरीय विकास है उनमें लोहे का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि लोहे के बहुत सारे उपकरण प्रयोग किए जाते थे कृषि में भी, और नगर के जो दूसरे फैक्ट्री वगैरह, जो कारखाने वगैरह थे, जो सामान बनाए जाते थे, उनमें भी लोहे के बहुत सारे उपकरण प्रयोग किए जाते थे। तो इसीलिए कह रहा है कि लोहे के ज्ञान और उसी कृषि के व्यवहार में आरंभिक कार्यों की पशुचारण व्यवस्था को उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर नगरों के उदय का मार्ग का प्रशस्त कर दिया। मतलब ये बता रहा है कि लोहे का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा और जिससे काफ़ी ज़्यादा नगरों का विकास भी हुआ और कृषि में भी बहुत ज़्यादा विकसित रूप देखने को मिला कृषि में भी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज में धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? ठीक है, ये क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक मध्यकाल समाज में धर्म की विशेषताएं बतानी हमें।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे बताया गया। समन्वयवाद। समन्वयवाद प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय समाज में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम सहित कई धार्मिक परंपराओं का सह अस्तित्व और परस्पर क्रिया देखी गई। समन्वयवादी प्रथाओं का विकास हुआ और विविध धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों का सम्मिश्रण किया गया। मतलब ये बता रहा है कि भारतीय समाज में कई सारे धर्म है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तो ये सारे एक साथ सम्मिश्रण इनका देखा गया, जिससे कि समन्वयवादी प्रथाओं का विकास हुआ। ठीक है। दूसरा बात है मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण से क्या होगा कि मंदिर और धार्मिक संरचनाओं का निर्माण पारंपरिक मध्ययुगीन भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता थी। इस अवधि में नागर और द्रविड़ शैली जैसी विशिष्ट मंदिर स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक परंपराओं के प्रभाव को भी दर्शाता है। फिर आता है धार्मिक संरक्षण। राजाओं और शासकों ने विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया और मंदिरों और मठों और धार्मिक बंदोबस्तों के निर्माण का भी समर्थन किया। मतलब राजा और शासक ने भी इनका समर्थन किया धार्मिक संरक्षण में। संरक्षण का मतलब है कि किसी भी धर्म, जैसे मंदिर और मठ बनाए गए तो उसका संरक्षण करना शासक का काम था। ठीक है। इस संरक्षण में धार्मिक कला, साहित्य और विद्वता के उत्कर्ष में योगदान भी दिया। भक्ति और सूफी आंदोलन। प्रारंभिक मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें क्रमशः हिंदू धर्म, इस्लाम के भीतर व्यक्तिगत भक्ति और रहस्यमय अनुभवों पर भी जोर दिया गया। इन आंदोलनों ने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों पर केंद्रित धार्मिक प्रथाओं का लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। ठीक है। अब हम आते हैं साहित्यिक और दार्शनिक योगदान क्या रहा। तो धार्मिक विद्वानों और दार्शनिकों ने धार्मिक साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें भक्ति, कविता, दार्शनिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों की रचना भी शामिल है। अवधि में आदि शंकराचार्य, रामानुज और बसव जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों का भी उदय हुआ। इसी के टाइम ये सारे जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उसी टाइम उदय हुए थे। ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। धर्म ने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जिसमें सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक प्रथाएं, कलात्मक अभिव्यक्तियां भी शामिल थी। धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़े हुए थे, जो रीति रिवाजों, त्योहारों और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करते थे। अब आते हैं अंतरधार्मिक संपर्क। प्रारंभिक मध्यकाल में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपर्क और आदान प्रदान देखा गया। अलग अलग धर्म के लोग आपस में लेन देन करते रहते थे जरूरतों के हिसाब से, जिससे विविध सांस्कृतिक और धार्मिक तत्वों का समावेश हुआ, जिसमें विचारों और प्रथाओं के पारस्परिक संवर्धन को सुगम बनाया, जिसने भारत की धार्मिक विविधता के समृद्ध ताने बाने में योगदान भी दिया। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज में धर्म की गतिशील और बहुमुखी प्रकृति को उजागर करती हैं, तथा इस अवधि के दौरान धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता के जटिल अंतर संबंध को प्रतिबिंबित भी करती हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 5 तक के हो गए हमारे टोटल आंसर। अब हम सेकंड वीडियो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी वो भी 5 क्वेश्चनों का वीडियो होगा। ठीक है। ऐसे करके 6 टोटल वीडियोज आएंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।